गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा था कि जल अवशोषण कौन कौन से प्रकार से होता है। तो जो जल अवशोषण की प्रक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। पहला था निष्क्रिय जल अवशोषण जो 96 से लेकर 98% तक जिसके द्वारा जल का अवशोषण होता है, और दूसरी है सक्रिय जल अवशोषण। यहाँ जो सक्रिय जल अवशोषण है, ये सक्रिय जल अवशोषण दो प्रकार से होता है, परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण और अपरासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। एक तो परासरण की क्रिया के द्वारा हो रहा है और एक बिना परासरण की क्रिया के द्वारा ही हो रहा है। तो यहाँ जो सक्रिय जल अवशोषण होता है, ये सक्रिय जो जल अवशोषण होता है, इसके लिए जो बल होते हैं, क्योंकि अवशोषण के लिए बल की आवश्यकता होती है। जैसे हमने निष्क्रिय अवशोषण में पढ़ा था कि निष्क्रिय अवशोषण के लिए जो आवश्यक बल होते हैं, वो आवश्यक बल कहाँ से मिलते हैं? प्लांट के वायवीय भागों से। जो लीफ होती हैं वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही एक बल, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल कह रहे थे, वो वहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जल का अवशोषण होता है। ऐसे ही यहाँ जो बल मिलते हैं, ये जो बल उत्पन्न होते हैं, ये बल उत्पन्न होते हैं सेल के कारण। यहाँ कोशिका के अपने खुद के कारकों से ही इन बलों का निर्माण होता है। ये बल उत्पन्न होते हैं जो अवशोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहां बात करें हम कि सक्रिय अवशोषण की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ गई जो प्लांट को ऊर्जा खर्च करके सक्रिय जल की अवशोषण करना पड़ रहा है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण आराम से बिना ऊर्जा खर्च किए हो रहा था। तो स्टूडेंट्स, जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा बाष्पोत्सर्जन समान रूप से चलता रहेगा प्लांट्स के अंदर। जब ये बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है तो इससे उत्पन्न जो बल है वो बल भी क्या हो जाता है? कम। और ये कम बल जल अवशोषण के लिए सफिशिएंट नहीं होता। जब ये जल अवशोषण के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, तो यहाँ पर सक्रिय जल अवशोषण की आवश्यकता होती है। प्लांट को वाटर तो चाहिए, चाहे हमें भी वाटर चाहिए। तो अब इस जल की पूर्ति कैसे करेगा? तो इस जल की पूर्ति यहाँ ऊर्जा खर्च करके करता है। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहां से आती है? प्लांट की जो रूट होती है और रूट की जो कॉर्टेक्स सेल हैं, इन कॉर्टेक्स सेल में रेस्पायरेशन होता है। इस रेस्पायरेशन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। रूट की कॉर्टेक्स सेल के रेस्पायरेशन से यहाँ पर उपचयी और अपचयी क्रियाएं होंगी, तो यहाँ ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होगी। ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही किसके काम आती है? सक्रिय जल अवशोषण के काम आती है। और ये दो प्रकार से हो रहा है, एक विभव प्रवणता की दिशा में होता है और दूसरा विभव प्रवणता की विपरीत दिशा में होता है। तो देखते हैं। परासरणीय प्रक्रिया के द्वारा जो सक्रिय जल अवशोषण होता है, यहां पर क्या होता है कि
जो रूट के रूट हेयर्स हैं, यहां सेल वॉल भी है और सेल के ऊपर मेम्ब्रेन भी है। यहां पर जो सेल वॉल होती है वो तो पारगम्य होती है, लेकिन ये कैसी होती है? अर्धपारगम्य। सेल वॉल बिल्ली और विलायक के लिए यहाँ पूर्णतः पारगम्य होती है और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर अर्धपारगम्य होती है। अब रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स की सेल है, एक कोशिका होते हैं, तो यहाँ पर रिक्तिका भी होगी रूट हेयर्स के अंदर। इस रिक्तिका के अंदर सेल से भरा होगा, जिसे हम कोशिका रस कह रहे हैं। तो इस कोशिका रस की जो सांद्रता है और जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो सांद्रता है, इन दोनों की सांद्रता में अंतर मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, हम वापस चलते हैं पीछे की तरफ। ये तो हमें पता चल गया कि रूट हेयर्स पर जो बॉल मिलती है वो पारगम्य होती है और सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य का कार्य करती है, और सेल शेप जो होता है उसकी यहाँ सांद्रता अधिक होती है। जब जल अवशोषण की क्रिया होती है तो उस जल अवशोषण की क्रिया यहाँ पर रूट हेयर्स के द्वारा कैसे होती है कि यहाँ पर जो रूट हेयर्स की सेल हैं, ये जो सेल हैं, इन सेल्स के अंदर जो दाब पाया जाता है, जिसको हम परासरणी दाब कह रहे हैं, ये परासरणी दाब यहाँ पाया जाता है 2 से 8 ATM तक। और जो सॉइल सॉल्यूशन है, इस सॉइल सॉल्यूशन का दाब जो पाया जाता है वो 1 ATM से भी कम होता है। DPD, ऑस्मोटिक प्रेशर, जल विभव। तो आप लोगों ने भी थोड़ी देर यहाँ पहले, मैंने इससे पिछले लेक्चरों में बताया था कि DPD और OP माइनस TP, ये होता है जल विभव साई W माइनस होता है किसके? OP के, क्योंकि ये रिलेशन यहां काम आएगा। अगर सेल का DPD अधिक है तो OP भी अधिक होगा और TP क्या होगा? कम। सेल का अगर जल विभव अधिक है तो OP क्या होगा? कम। देखिए इधर, यहां जो सेल होती है, रूट हेयर्स की जो सेल होती हैं, क्योंकि ऊपर पानी जा रहा है बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन तो हो रहा है लेकिन बलों का जो बल है वो सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पानी ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की कोशिकाओं ने अपने बगल वाली से लिया, पास वाली से लिया, उसने अपने पास वाली से लिया, ऐसे ही ऊपर से नीचे तक पानी की कमी होते होते कहाँ तक आ गई? रूट हेयर्स तक आ गई। अब रूट हेयर्स के अंदर भी पानी की कमी हो गई, तो पानी की कमी हो गई तो क्या होगा? DPT क्या होगा? यहाँ घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। क्यों? DPT क्या है? कोशिका की जल मांग। यहाँ जो रूट हेयर्स हैं, जो रूट हेयर्स की जो सेल्स हैं, इनका DPT बढ़ जाता है। DPT बढ़ेगा तो OP भी बढ़ेगा और TP क्या होगा? घटेगा। टर्गर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा, यहां जो परासरणी दाब है वो दाब किसका अधिक है? ये दाब रूट हेयर्स का अधिक है और सॉइल का कम है। तो इस परासरणी दाब की वजह से यहां जल कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। यहां DPD कम है। अब जल विभव सांद्रता जो होती है, जल विभव जो ग्रेडियंट होता है, प्रवणता जो होती है, वो उल्टी होगी। ये सॉइल की ज्यादा होगी
और सेल की कम होगी। जो सॉइल सॉल्यूशन है, मृदा विलयन है, उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब सॉइल सॉल्यूशन का जल विभव प्रवणता सेल से अधिक होती है तभी जल वाटर कहाँ से नीचे जमीन में से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो हम डीपीडी से इसको समझते हैं। अब यहाँ पर डीपीडी सेल का क्या हो गया, बढ़ गया, तो सेल क्या करेगी, जमीन में से पानी अवशोषित करेगी, क्योंकि उसके कांटेक्ट में क्या है, सॉइल सॉल्यूशन। जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो इसका डीपीडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ओपी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और टीपी बढ़ जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी, डीपीडी बराबर हो जाएगा ओपी के। यहाँ डीपीडी ओपी के बराबर हो जाएगा। इसकी तो जलमांग पूरी हो गई जो डायरेक्ट संपर्क में थे। इसके ऊपर वाली कोशिका की जलमांग क्या है, अभी भी है। तो यहां से पानी ऊपर वाली कोशिकाओं में जाएगा, एपिब्लेमा से होता हुआ यहां रूट हेयर्स से एपिब्लेमा, एपिब्लेमा से कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस। यहां तक पानी धीरे 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 कहां तक पहुंच गया, एंडोडर्मिस तक पहुंच जाएगा। वही क्रिया होगी यहां से, जस्ट उसके पास वाली कोशिका का डीपीडी क्या होगा, उससे अधिक, तो वो जल इधर दे देगी, वापस से रूट हेयर्स के अंदर पानी की कमी आएगी, डीपीडी बढ़ेगा, वो फिर सॉइल से लेगा। ऐसे ही करते करते यहाँ तक जो वाटर है कहाँ तक पहुँच गया, एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस में मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी बताया था कि एंडोडर्मिस के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, या फिर एक तो कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, दूसरी पैसेज सेल होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, मार्ग कोशिकाएं। पैसेज सेल्स। यहां पर सुबेरिन उपस्थित होता है, तो ये तो जल को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर कैस्पेरियन पट्टिकाओं के सामने जल आ गया तो जल का प्रवाह आगे की ओर नहीं होगा, एंडोडर्मिस से आगे की तरफ नहीं जाएगा। और एंडोडर्मिस के सामने क्या होती है, अंदर की तरफ पेरिसाइकिल, तो यहां तो पानी नहीं जाएगा। लेकिन जो पैसेज सेल होती हैं, इन सेल के सामने होता है प्रोटोजाइलम, तो पानी पेरिसाइकिल में जाएगा, पेरिसाइकिल की सेल्स में पहुंचेगा, वहां से कहां पहुंच जाएगा, प्रोटोजाइलम में। और एक बार जाइलम के अंदर पानी जा पहुंचा, वो सीधा ट्यूब, फिर तो ट्यूब सिस्टम चल गया अंदर, तो एक जाइलम सेल से दूसरी जाइलम सेल में या फिर वाहिकाओं में होता हुआ ऊपर तक पहुंच जाता है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पानी का प्रवाह है वो होता है पार्श्वीय रूप से, रूट हेयर से लेकर के एंडोडर्मिस तक का जो प्रवाह है वो पार्श्वीय रूप से यहां होता है। तो इस प्रकार परासरणीय प्रक्रम के द्वारा यहाँ पर विभव प्रवणता के द्वारा यहाँ वाटर का अवशोषण होता है। दूसरा होता है अपरासरणीय सक्रिय अवशोषण। इसको ड्यूटेल चैट ने दिया था, इसको वेनेट और क्लार्क ने दिया था। अपरासरणीय में क्या होगा कि ये विभव प्रवणता के बिल्कुल विपरीत होता है। कोशिका के अंदर कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है
कि यहाँ विभव प्रवणता के विपरीत भी जल का अवशोषण करना पड़ जाता है। तो यहाँ क्या कंडीशन होगी कि जो सॉइल है, सॉइल सॉल्यूशन जो है, इसकी सांद्रता तो होगी अधिक, और जो रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स की जो सेल्स हैं, इस सेल का जो सेल शेप है, कोशिका रस है, इसकी सांद्रता होगी कम, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो यहाँ इस कंडीशन में भी जल का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो विसरण बल होते हैं, उन विसरण बलों को रोकने के लिए यहाँ ऊर्जा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, तो उस रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा यहाँ पर इन बलों को रोकने के कार्य आती है। और यहाँ विभव प्रवणता के विपरीत दिशा में कोशिकाएं जो होती हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, वो जल का अवशोषण करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर अपराशनीय प्रकरण के द्वारा भी जल का अवशोषण होता है। तो ऑलमोस्ट जल का अवशोषण निष्क्रिय प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, कम से कम ऊर्जा खर्च करके किया जाता है, और अगर आवश्यकता पड़ जाती है तो ऊर्जा प्रयुक्त करके भी जल का अवशोषण किया जाता है, जब परासरणी प्रक्रम के द्वारा यहाँ पर जल का अवशोषण किया जाता है। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं? मृदा का तापक्रम, मृदा का प्रकार, मृदा का बातन, एरिएशन, मृदा विलयन की सांद्रता, जो सॉइल सॉल्यूशन है उसकी सांद्रता क्या है, ये सभी चीज यहाँ पर जल अवशोषण को प्रभावित करती हैं। फर्स्ट देखते हैं मृदा का तापक्रम। जो यहाँ सॉइल है, उस सॉइल का टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर डिपेंड करता है जल अवशोषण की। टेम्परेचर अगर कम है तो अवशोषण कम होगा, और टेम्परेचर अधिक है तो अवशोषण अधिक होगा। अगर इस टेम्परेचर को हम बढ़ाएं तो अवशोषण भी बढ़ता है, लेकिन कहां तक बढ़ाएं? कुछ बढ़ाएं, ज्यादा नहीं। अगर हम लगातार बढ़ाते चले गए तो यहाँ पर अवशोषण नहीं होगा। जो सॉइल सॉल्यूशन है, इस सॉइल सॉल्यूशन के अंदर जो इसकी सांद्रता है वो यहाँ परिवर्तित हो जाएगी। तो इसलिए अगर कुछ ही टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ पर अवशोषण भी बढ़ता है, और अगर टेम्परेचर हम कम कर दें तो अवशोषण भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर हम हिमालय की तरफ चलें या फिर उन जगहों पर देखें कि जहां बर्फ जमी हुई पाई जाती है, तो बर्फ क्या है? पानी है। लेकिन इस बर्फ का पादप अवशोषण नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो पानी है वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, और कम टेम्परेचर पर पानी जम करके क्या हो गया? बर्फ। वहाँ पर फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस होती है, वहाँ शुष्कता पाई जाती है। कार्य के रूप से
यहाँ ये जल किसी भी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जल जमने लग जाएगा और अवशोषण भी क्या हो जाएगा, कम। टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर सांद्रता परिवर्तन होगा, उसकी वजह से भी अवशोषण क्या हो जाएगा, कम। तो जो अधिकतम अवशोषण होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है, कहीं कहीं ये 25 से 35। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर कहीं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस मिलता है, कहीं 25 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ मृदा से जल का अवशोषण अधिकतम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे तो अवशोषण की जो प्रक्रिया है वो अवशोषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, कम। टेम्परेचर कम तो अवशोषण भी कम। तो एक निश्चित मात्रा में ताप को बढ़ाने पर ही अवशोषण की प्रक्रिया अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा के प्रकार की। मृदा के जो प्रकार हैं वो चिकनी मिट्टी मिलती है, बालुई मिलती है, दोमट मिलती है और बालू मिलती है, सैंडी मृदा मिलती है। तो यहाँ पर जो चिकनी मिट्टी पाई जाती है इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है और जो बालू पाई जाती है इस बालू मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। इसकी मैक्सिमम होती है तो इसकी मिनिमम होती है। चिकनी मिट्टी के अंदर वाटर बाउंडिंग कैपेसिटी सबसे अधिक होती है और जो सैंडी सॉइल होती है, बालुई जो मृदा होती है, इसकी वाटर बाउंडिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि मृदा के जो कण होते हैं बालू के वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनसे जल के अणु इनके बीच में नहीं रुक पाते, कम चले जाते हैं, सीधे नीचे की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ मृदा किस प्रकार की है, तो ये मृदा का प्रकार डिपेंड करता है जल के अणुओं को बांधे रखने का। अगर मृदा चिकनी है, दोमट है, तो जल के अणु अच्छी मात्रा में बंधे मिलेंगे और जो सैंडी मृदा होती है वहाँ जल के अणु नाम मात्र के होते हैं, मिलते भी नहीं है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बातन, एरिएशन। मृदा का एरिएशन कैसा है, उसके अंदर बातन कैसा है, तो ये डिपेंड करता है जल अवशोषण को। अगर मृदा के अंदर बातन नहीं होगा, एरिएशन नहीं होगा, तो यहां पर जो अवशोषण है वो भी प्रभावित होगा। देखिए रूट्स जो होती हैं, रूट्स के अंदर रेस्पाइरेशन की प्रक्रिया होती है। रेस्पाइरेशन के लिए O2 की आवश्यकता होती है, चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, सभी के लिए O2 चाहिए अगर रेस्पाइरेशन हो रहा है तो यहाँ जो बातन है, अगर मृदा के अंदर बातन नहीं होगा, एरिएशन नहीं होगा, तो O2 भी वहां पर कैसी होगी, कम। जब इन रूट्स के अंदर रेस्पाइरेशन होगा तो यहाँ पर जो रेस्पाइरेशन होगा वो वायवीय ना होकर के क्या होगा, अवायवीय। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा है 11th 12th के अंदर और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि यहाँ पर अगर अवायवीय श्वसन होता है तो यहाँ अम्ल बनते हैं, CO2 भी निकलेगी, अम्ल भी होंगे, CO2 जल के साथ मिलेगी और कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, और भी एसिड होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बैक्टीरिया को पनपने का माध्यम बन जाएगा। तो यहाँ पर अवायवीय श्वसन में बैक्टीरिया भी पनपेंगे। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें रूट्स को नष्ट कर देंगी, तो यहाँ पर रूट नष्ट हो जाती हैं। धान यहाँ अपवाद होते हैं, जो धान होते हैं जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं वो यहाँ पर अपवाद होते हैं। तो बाकी और प्लांट्स के लिए अगर एरिएशन मृदा में कम है तो वहाँ पर अवायवीय कंडीशनों के कारण वहाँ अवशोषण की क्षमता घट जाएगी, प्लांट की जड़ें नष्ट हो जाएंगी और जब जड़ें ही नष्ट हो जाएंगी तो अवशोषण नहीं होगा।
वाटर का अवशोषण यहाँ पर नहीं होगा। तो इसीलिए मृदा के अंदर एरिएशन होना आवश्यक है, उसके अंदर O2 की उपस्थिति आवश्यक है, जिससे वहाँ आराम से रेस्पिरेशन हो सके और वहाँ पर जल का अवशोषण हो सके। नेक्स्ट आता है मृदा विलयन की सांद्रता। अगर मृदा विलयन की सांद्रता अधिक है, किससे? सेल शेप से। मृदा विलयन की सांद्रता अगर सेल शेप से अधिक है तो यहाँ पर निष्क्रिय जल अवशोषण नहीं होगा। प्लांट्स मैक्सिमम जो जल का अवशोषण करते हैं वो किससे करते हैं? निष्क्रिय रूप से, क्योंकि 96 से 98% वाटर का अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है। तो यहाँ ये विभव प्रवणता के विपरीत हो जाएगा। तो सेल कब तक ऊर्जा खर्च करके जल का अवशोषण करेगी? तो यहाँ पर भी जल अवशोषण रुक जाएगा। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद में यहाँ पर जल का अवशोषण रुक जाएगा। तो मृदा विलयन के अंदर अगर खनिज लवण अधिक मात्रा में घुले हुए हैं, उसकी सांद्रता अधिक है, तो भी जल का अवशोषण नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करती हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं रसारोहण प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से होता है, उसकी कौन कौन सी थ्योरीज हैं और कैसे ये संपन्न होता है।